रोज थोड़ा सनलाइट में खड़े हो जाना, विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होगी। सनलाइट एक्सपोजर होगा तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना जाने कितनी बार ये सब सुन चुके हम। इसके अलावा आपने ये भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो सुबह की सनराइज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है विटामिन डी के लिए, और जो शाम की सनराइज होती है वो भी अच्छी होती है विटामिन डी के लिए। और हमें सनस्क्रीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर सन ज़्यादा हार्श नहीं है तो। पर ये सारी तो हो गई ज़ुबानी बातें, पर एक्चुअल फैक्ट्स क्या है? कंफ्यूज राइट? चिल हूँ ना, मैं बताती हूँ सारी चीज़ें। सो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के ऊपर, एक ऐसा एसेंशियल विटामिन जो सनलाइट से जुड़ा हुआ है। पर क्या आप जानते हैं विटामिन डी के फंक्शंस क्या हैं और हमें कौन से टाइम पे सनलाइट लेना चाहिए, और क्या हमें सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है? सो बिना किसी देर के आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो मेनली कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। पर ये विटामिन डी आता कहाँ से है, इसके सोर्सेज क्या हैं? जो सबसे मेन सोर्स है और इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है सनलाइट, सूरज की किरणें। और जब सूरज की किरणें हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो हमारे स्किन के अंदर जो विटामिन डी है वो सिंथेसाइज होता है। और क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि 80 से 90% जो विटामिन डी है वो एक्चुअली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है सनलाइट एक्सपोजर से। और इसके अलावा कई छोटे छोटे सोर्सेज हैं, जैसे लिवर ऑयल है, टूना फिश है, सैल्मन फिश, कॉड फिश, मिल्क, सीरियल्स, जूसेस, ये सभी जो खाने हैं इनसे हमें विटामिन डी मिलता है। अब दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमें कितना विटामिन डी चाहिए होता है हर रोज़। जो एडल्ट्स की डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो है 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स या 15 से 20 माइक्रोग्राम्स। और जो छोटे बच्चे होते हैं इंक्लूडिंग इन्फेंट्स, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट्स या 10 से 15 माइक्रोग्राम्स पर डे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो विटामिन डी प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। उनमें से एक है पिगमेंटेशन। जो डार्क स्किन लोग होते हैं उनमें मेलानोसाइट्स का कॉम्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर पाती है और विटामिन डी सिंथेसिस नहीं हो पाता। इस वजह से जो गोरे लोग होते हैं वो ज़्यादा विटामिन डी प्रोडक्शन कर पाते हैं डार्क स्किन वाले लोगों से। इस वजह से उन्हें 3 से 4 टाइम ज़्यादा सन एक्सपोजर की ज़रूरत होती है गोरे लोगों के कंपेयर में। क्या आप जानते हैं कि जगह से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है? जो लोग इक्वेटर के पास रहते हैं उन्हें बहुत कम चांस है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा। अब बात करते हैं टाइम के ऊपर। जो 10 से 3 बजे तक का टाइम होता है समर के टाइम पे, वो बेस्ट टाइम कंसिडर करा जाता है विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उस टाइम जो सनरेज है वो वर्टिकली पड़ती हैं अर्थ सरफेस पे। क्या आप जानते हैं जनरली लोग हाफ स्लीव्स और जीन्स में बाहर निकलते हैं? इसका मतलब ये कि 25% जो हमारा बॉडी है वो डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में है। और अगर हम 15 से 30 मिनट तक 3 से 4 टाइम एक हफ्ते में अगर हम इतना सन एक्सपोजर लें तो हमारा विटामिन डी लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। उन लोगों का क्या होता है जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं 9 बजे से पहले? 9 बजे से जो पहले की जो सनरेज होती हैं वो एक ऐसे एंगल पे अर्थ सरफेस पे गिरती हैं जो विंटर रेज के इक्विवेलेंट होती है। इस वजह से विटामिन डी प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं सीजन्स के ऊपर। सीजन्स में विंटर सीजन यानी सर्दियों में क्या होता है कि जो अर्थ होता है वो सन से काफ़ी दूर चला जाता है और जो क्लाउड्स होते हैं वो यूवी रेज को अर्थ तक आने नहीं देते, काफ़ी कम आ पाते हैं। इस वजह से जो विटामिन डी प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं सनस्क्रीन के ऊपर। जो SPF 30 वाले जो सनस्क्रीन होते हैं वो विटामिन डी प्रोडक्शन को 80% तक कम कर देते हैं। पर अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अमेरिकन कैंसर सोसाइटी जो है वो ये एडवाइस करती है कि ज़्यादा हार्श इंटेंसिटी वाले सनलाइट को ना लें, और अगर आप डेफिशिएंट हैं तो आप सप्लीमेंट्स लें। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है गट और किडनी की मदद से। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि वो फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है? और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई इंसान है वो कैल्शियम बहुत अच्छा ले रहा है अपनी डाइट में, पर वो विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो उसके वीक बोन्स ही होंगे।
आपको पता है मसल स्ट्रेंथ के लिए भी विटामिन डी का नॉर्मल होना काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़रूरत है और इस वजह से हमारे फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और जो विटामिन डी है वो और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे कि जीन मॉड्यूलेशन, इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन, हार्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, नॉर्मल स्किन, हेयर ग्रोथ और ओव्यूलेशन में भी हेल्प करता है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो विटामिन डी के ऊपर काम कर रहे हैं कि ये कैसे हेल्प करता है इन सारे प्रोसेसेस में। बट अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा? मैं बताती हूँ क्या होगा। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम कमी होगी तो वो बोन से निकालेगा कैल्शियम, बोन से निकालेगा तो बोन वीक होंगे तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ेंगे। मसल वीक होगा जिसके वजह से बैक पेन, लेग पेन, बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से इनफर्टिलिटी होता है, हेयर फॉल होता है, कार्डियोवास्कुलर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिप्रेशन होने लगता है और न जाने कितने अलग अलग मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। ये सारी तो हो गई प्रॉब्लम्स, पर हम ट्रीट कैसे करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी को? हूँ ना, मैं बता रही हूँ। आप विटामिन डी ओरल टैबलेट्स के थ्रू भी ले सकते हो और इंजेक्शंस के थ्रू भी ले सकते हो, दोनों चीज़ें। अब ये बहुत बड़ा सवाल हो गया कि कौन सा बेटर है, ओरल टैबलेट्स बेटर है या इंजेक्शंस बेटर है। तो स्टडी ये प्रूव करती है कि दोनों इक्वल है, आप कोई भी लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर लोग ओरल टैबलेट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन इंजेक्शंस। आप ओरल टैबलेट्स ले सकते हैं 6000 इंटरनेशनल यूनिट्स के फॉर्म में, या आप वीकली टैबलेट्स ले सकते हैं जो कि है 6000 इंटरनेशनल यूनिट्स, अराउंड 8 वीक्स तक आप ले सकते हैं ताकि आपका विटामिन डी नॉर्मल हो जाए। और इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेंटेनेंस डोज। इसमें क्या होता है कि आपको 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स 3 से 4 महीने तक लेना पड़ता है, या तो आप 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स ट्वाइस अ मंथ ले सकते हैं 3-4 महीने तक, क्योंकि स्टडी ये प्रूव करती है कि अगर आप मेंटेनेंस डोज नहीं लेंगे तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी वापस हो सकती है। सो बेटर है कि आप मेंटेनेंस डोज लें। अब आता है दूसरा सवाल कि हमें विटामिन डी वापस कब टेस्ट कराना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि विटामिन डी की ट्रीटमेंट हुई 2 महीने तक, फिर उसके बाद वो टेस्ट करा लेते हैं, जिसकी एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं होती। ये एडवाइस किया जाता है कि 6 महीने बाद ही आप टेस्ट करवाएं, और वो लोग 2 महीने के बाद टेस्ट करवा सकते हैं जिन्हें बार बार विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। ये याद रखिएगा कि जो लोग ओबीज होते हैं या जिन्हें मैल एब्जॉर्प्शन का इशू होता है या जिनकी ट्रीटमेंट्स चल रही है एंटी फंगल की, एंटी एपिलेप्टिक्स की या स्टेरॉइड्स की, उन्हें हायर डोज चाहिए होता है विटामिन डी का नॉर्मल इंसान के कंपेयर में। लास्टली आपको इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। बहुत रेयर चांस में ऐसा होता है कि किसी को विटामिन डी टॉक्सिसिटी होती है, पर वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं जो कई सालों से ये दवा ले रहे हैं। पर अगर हम ज़्यादा देर धूप में रहेंगे तो क्या हमें विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो सकती है? नहीं, हमें नहीं होगी, क्योंकि 17% कन्वर्जन के बाद जो विटामिन डी सिंथेसिस होता है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। इसकी वजह से अगर आप ज़्यादा देर धूप में रहें तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आप सप्लीमेंट्स लेना चालू कर दीजिए, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं उसके बाद लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक डॉक्टर बहुत अच्छे से जानता है कि कितना डोज देना चाहिए और कब तक देना चाहिए। सो आप एक डॉक्टर से ही कंसल्ट करके अपनी दवाइयाँ चालू करें। ये सब आपको इसलिए क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ाने से मुझे अच्छा लगता है। #I for you। Thank you for watching।